जर्मन साइंसदान और फिलोसफी लेबनेटर बाइनरी सिस्टम को फितरत का सिस्टम मानता था। इसका कहना था कि बाइनरी सिस्टम का एकता यानी वहदत की अलामत है, और खुदा भी एक है और सिफर कुछ न होने की अलामत है, जैसे ला यानी आदम, और खुदा ने सब चीज़ें खला आदम से ही तख्लीक की है। तख्लीक मतलब पैदा करना। दूसरे मानों में एक का हिंसा खालिक की अलामत है, पैदा करने वाले की अलामत, और सिफर तख्लीक मतलब पैदा होने वाले की। बाइनरी सिस्टम इशारिया सिस्टम से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इशारिया सिस्टम में 9 तक हिंसे और 10वां सिफर इस्तेमाल होता है। बाइनरी सिस्टम में ये हिंसे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में लिखे जाते हैं। मसलन 9 के हिंसे को बाइनरी सिस्टम में इस तरह लिखा जाएगा: 1001 8 ज़रब 1 0 ज़रब 8 ज़रब 1 0 ज़रब 4 0 ज़रब 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। आसान हिसाब इस तरह बना। इस तरह कंप्यूटर को 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा दर आमद का हिस्सा कहलाता है, जिसको साइंसी इस्तिलाह में इनपुट का हिस्सा कहते हैं। हम कंप्यूटर से जो कुछ जानना चाहते हैं या इसकी याददाश्त में जो भी मालूमात दर्ज करना चाहते हैं, तो इन मालूमात को दरआमद वाले हिस्से में दाखिल करना होगा। दूसरा हिस्सा ज़ख़ीरा या माल गोदाम की तरह है। माल गोदाम मतलब स्टोरेज। इसको कंप्यूटर की याददाश्त मेमोरी कहा जाता है। मुस्तक़बिल में काम लेने के लिए तमाम मालूमात इसी याददाश्त में रिकॉर्ड की जाती है। तीसरा हिस्सा हिसाब किताब का हिस्सा है। इसी हिस्से से कंप्यूटर रियाजी के सवाल हल करता है। रियाजी मतलब हिसाब। चौथा हिस्सा कंट्रोल यूनिट कहलाता है। ये हिस्सा पूरे कंप्यूटर के जनरल मैनेजर की तरह होता है, जो मुख्तलिफ हिस्सों को काम करने की हिदायत देता है। पांचवा हिस्सा बरामद आउटपुट कहलाता है। अब जो कुछ कंप्यूटर से जानना चाहते हैं, यानी बरामद वाला हिस्सा आपको वो मालूमात देता है। दूसरी आलमगीर जंग के बाद से साइंसदानों ने कंप्यूटरों की साइंस पर ज़्यादा तवज्जो दी है। इस ज़माने के बनाए हुए कंप्यूटर पहली नस्ल की कंप्यूटर कहलाती है, यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहली नस्ल के इन कंप्यूटरों में बरक़ी सिग्नलों के लिए वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए जाते थे। बरक़ी सिग्नलों मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नलों के लिए वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा ये कंप्यूटर जगह भी बहुत घेरते थे। इन कंप्यूटरों में लगे ट्यूब बरक़ी सिग्नल देने के साथ हरारत भी खारिज करते थे। मतलब इन कंप्यूटरों में लगे ट्यूब जो है वो बरक़ी इलेक्ट्रिक सिग्नल देने के साथ साथ हरारत मतलब गर्मी भी खारिज बहुत ज़्यादा गर्मी खारिज करते थे। कभी कभी ये हरारत इस कदर ज़्यादा हो जाती थी कि कंप्यूटर के नाजुक हिस्से जल जाते थे। चनांचे इनको ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े एयर कंडीशनर लगाने पड़ते थे। ये कंप्यूटर ज़्यादातर मिलिट्री के मकासद, साइंस के तजुर्बात और हुकूमत के कारोबार के लिए इस्तेमाल होते थे। कुछ अरसे बाद ट्रांजिस्टर की ईजाद हो गई, जिससे तमाम इलेक्ट्रॉनिक बरक़ियाती शोबों के साथ कंप्यूटर साइंस में ज़बरदस्त इनकलाब आ गया। बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स हवा से खाली ट्यूब की जगह छोटे छोटे ट्रांजिस्टरों और सेमीकंडक्टर्स पुर्जों ने ले ली। उसी वक़्त कंप्यूटर की दूसरी नस्ल वजूद में आई। यानी कंप्यूटर की दूसरी नस्ल मतलब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो गया। वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो गया। कंप्यूटरों की दूसरी नस्ल जगह भी बहुत कम गिरती थी और बिजली का करंट भी कम इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा ये कंप्यूटर पहली नस्ल के कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगे। पहली नस्ल के कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के मुकाबले में
اور ان کی یادداشت میں معلومات ہزاروں گنا زیادہ درج کی جانے لگی۔ 1960 تک دوسری نسل کے کمپیوٹروں کے کم از کم 100 مختلف ماڈل بن چکے تھے، جن میں سب سے چھوٹے کمپیوٹر پر آج کے حساب سے تقریباً 4 لاکھ روپے لاگت آتی تھی۔ لاگت مطلب 4 لاکھ روپے خرچ آتی تھی۔ اور کمپیوٹر کا سب سے بڑا ماڈل جو 7094 IBM کہلاتا تھا، اس پر لگ بھگ 4 کروڑ روپیہ لاگت آتی تھی، مطلب خرچ آتی تھی، 4 کروڑ روپیہ خرچ آتی تھی۔ یہ کمپیوٹر فضائی، خلائی سائنس یا انجینئرنگ صنعتوں میں استعمال ہوتے تھے۔ کمپیوٹر کی تیسری نسل کا استعمال 1960 سے لے کر 1970 تک رہا، یعنی کمپیوٹر کی تیسری نسل یعنی تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر کا استعمال جو ہے 1960 سے لے کر 1970 تک رہا۔ اس کے بعد فورتھ جنریشن اور ففتھ جنریشن کے کمپیوٹر نت نئے ماڈلوں اور سائز میں عام ہوتے گئے۔ نت نئے مطلب نئے زمانے کے ماڈلوں اور سائز میں عام ہوتے گئے۔ اب یہ سلسلہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ دراصل چپس نام کی ایک شے نے کمپیوٹر سائنس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ چپس کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس مثال سے لگا سکتے ہیں۔ کارکردگی مطلب چپس کے اچھے کاموں کا اندازہ جو ہے آپ اس مثال سے لگا سکتے ہیں کہ سلیکون کا ایک چپ جو سائز میں 1 سینٹی میٹر کا چوتھا ہوتا ہے، اس پر 64,000 بائنری یونٹ کی معلومات ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ ان یونٹوں کو بٹس کہا جاتا ہے۔ چپس کی ایجاد سے کمپیوٹر کی یادداشت کا میدان قریب لامحدود ہو گیا ہے اور کام کی تیز رفتاری بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ یعنی اب کمپیوٹر کے کام کرنے کی رفتار 1 سیکنڈ کے لاکھوں اور کروڑویں حصے تک پہنچ چکی ہے۔ آج کل کمپیوٹروں کے نئے ماڈل اتنی تعداد میں بنتے جا رہے ہیں کہ شمار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب کمپیوٹر کس مقصد کے لیے کام کرے اور اس کی یادداشت میں کس قسم کی معلومات درج کی جائے، ایسی سہولیات کی فراہمی کو کمپیوٹر پروگرامنگ کہا جاتا ہے۔ کمپیوٹر پروگرامنگ کے لیے بہت سی مختلف زبانیں استعمال کی جاتی رہی۔ اس سلسلے میں 1940 سے اب تک سینکڑوں ہزار زبانیں بنا کر تجربات کیے گئے، لیکن اب صرف چند اہم اور بامقصد زبانیں ہی کمپیوٹر کی پروگرامنگ میں استعمال ہوتی ہیں۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ترقی کے تیز رفتار مراحل طے کرتے ہوئے ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، پم ٹاپ، آئی پیڈ اور ٹیبلیٹ وغیرہ جیسی صورتیں پانے کے بعد اب مستقبل میں کمپیوٹروں کی شکل و صورت کیا ہوگی؟ فی الوقت ایک انسان کی نجی و انفرادی اور سماجی و اجتماعی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں کمپیوٹر کی کارفرمائی نہ ہو۔